हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह फ्रांस की इकोनॉमी अब गिरनी शुरू हो गई थी। फ्रांस के लोग अपने किंग लुई 16 से काफ़ी नाखुश थे। उनकी नाराज़गी के बहुत सारे रीजंस थे। किंग लुई 16 ने वहाँ के लोगों को 3 स्टेट्स में बांट दिया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी और वहीं पर थर्ड स्टेट को कोई भी प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। और थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था, वहीं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं था। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जब गिरनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ का कंट्री टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए सोचेगा। फ्रांस में भी यही हुआ। लुई 16 ने सोचा कि अब टैक्स इंक्रीज़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, लुई 16 चाहकर भी वहाँ टैक्स अकेले इंक्रीज़ नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती थी। हाँ, स्टेट जनरल मीटिंग वो बुला सकता था। फ्रांस में लास्ट स्टेट जनरल मीटिंग हुआ था फ्रेंड्स 1614 में, और अब टैक्स इंक्रीज करना था लुई 16 को। तो उन्होंने फिर से एक स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई जो था 5 मई 1789 को। इस मीटिंग में भी तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, उस मीटिंग का एक रूल था, वहाँ पर फीमेल्स, आर्टिस्ट और फार्मर्स का एंट्री टोटली बैंड था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट की मीटिंग कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेट में आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। सेकेंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोग के लिए तो बैठने के लिए वहाँ जगह थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बैठने की वहाँ कोई जगह नहीं थी। वो लोग उस असेंबली में पीछे ही खड़े रहे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस मीटिंग से टैक्स किस तरह इंक्रीज होता था, क्या सिस्टम्स थे टैक्स इंक्रीज करने के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम होता था। वोटिंग सिस्टम का रूल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर वोट इस तरह होता था, 1 स्टेट 1 वोट के हिसाब से वोटिंग होता था, यानी एक स्टेट के लोग एक ही वोट कर पाएंगे, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स कितने भी उनके हैं। तो इससे यह होता था थर्ड स्टेट को लॉस होता था। क्यों? टैक्स जो होता था इंक्रीज वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के लिए रहता था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स कितना भी बढ़े या घटे। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग एक हो जाते थे और लुई 16 ये चीज़ बढ़िया से जानते थे। फ्रेंड्स, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग अपना डिमांड लाए थे नियर अबाउट 40,000 वर्ड्स की। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने सोचा कि अगर 1 स्टेट 1 वोट के हिसाब से वोटिंग हो तो उनका टैक्स फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने डिमांड किया कि अब वोटिंग का सिस्टम बदला जाए। जो पहले 1 स्टेट 1 वोट था वो बदल करके 1 मेंबर 1 वोट हो जाए। इससे क्या होगा, अब असेंबली में जितने भी मेंबर्स बैठे रहेंगे पर मेंबर 1 वोट कर पाएंगे। लेकिन लुई 16 ने उनकी बातों को नहीं माना। थर्ड स्टेट के लोगों को साफ इनकार कर दिया कि यह सिस्टम वोटिंग का नहीं बदला जाएगा, जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस पर थर्ड स्टेट के लोगों ने नाराज होकर के रूम से बाहर निकल गया। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेट के लोग उस असेंबली से बाहर तो निकल गए, लेकिन उन्होंने अब ठान ली कि अब उन्हें खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। वो लोग खुद को ही अब नेशनल असेंबली समझने लगे और 20 जून 1789 को वो लोग इंडो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। यह टेनिस कोर्ट वर्साइल्स में था और वो लोग वहाँ पर पहुँचकर खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। फ्रेंड्स, इस बड़े प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे मिरावियो एंड अवेसियस। मिरावियो जो थे वो सेकेंड स्टेट के थे और अवेसियस एक प्रीस्ट थे। ये दोनों लोग उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। अवेसियस जो थे वो एक बुक लिखे थे जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। फ्रेंड्स, जब इंडो टेनिस कोर्ट में ये लोग बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, उसी समय फ्रांस में पूरी तरफ गुस्सा का एक माहौल था, एक आक्रोश था। और रीजंस, विंटर का मौसम था और सारे फसल फ्रांस के खराब हो चुके थे। और कुछ लोगों ने यह भी रिमर्स फैला दी थी कि किंग अपने आदमियों को भेज करके सारे फसल नष्ट करवा दे रहा था। और इससे थर्ड स्टेट के लोग आक्रोश में आकर के जितने भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज थे, उन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे थे वो लोग जला दिए और जितने भी ग्रेन्स वगैरह थे उन सबको इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, नोबल फैमिली के बहुत सारे लोग कंट्री छोड़कर भी जाना शुरू हो गए। क्यों? उन लोग के ऊपर अटैक होना अब शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेट के लोगों का आक्रोश का कारण मैंने यह भी था कि फसल अब सारे नष्ट हो गए थे। फसल जब नष्ट हो गए थे तो अब ब्रेड का दाम जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। और इसी आक्रोश में बेस्टाइल जेल के ऊपर भी अटैक हुआ था। ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। और बेस्टाइल जेल के ऊपर अटैक कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 1789 के बाद का। तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो थर्ड स्टेट द्वारा किया गया था उसके सामने लुई 16 को सरेंडर करना पड़ा। अब उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस देखने मिला। आइए वो जानते हैं क्या चेंजेस था। ये जो न्यू चेंजेस था वो बना था 4 अगस्त 1789 की रात को।
अब चेंजेस क्या था वो जानते हैं। सबसे पहला चीज, नो मोर प्रिविलेजेस टू फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, यानी अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को कोई प्रिविलेजेस फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट, पावर ऑफ लुइस 16 रिड्यूस्ड, यानी अब किंग के पावर को भी रिड्यूस कर दिया, यानी किंग अपने मर्जी से कुछ भी अब जो मर्जी वो नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम चर्च टू फार्मर्स, यानी अब चर्च के पास जो भी लैंड था जो फार्मर्स से या फिर थर्ड स्टेट के लोगों से, पुअर लोगों से लूटा गया था, वह सारा लैंड उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया। नेक्स्ट है तिथिस, जो एक डायरेक्ट टैक्स था, यह सिर्फ लगता था थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को यह टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर यह टैक्स था, जो अब वो भी बंद करा दिया गया। अब फ्रांस मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। फ्रेंड्स, अब फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 1791 में, और इसमें गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी अब ऐसा सिस्टम बना दिया गया था कि राजा अपने मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता। ओके, लेजिस्लेचर का क्या वर्क था वो जान लेते हैं। लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो रूल्स बनाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, देश कैसे चलेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। और सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है कि यह देखना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया हुआ है कंट्री में वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है जुडिशरी, यानी कोर्ट। कोर्ट का काम यह होता है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंट्री के लिए बनाया गया है वो फॉलो नहीं हो रहा है या हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेना। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के वोटिंग सिस्टम के बारे में। फ्रांस में वोटिंग सिस्टम तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। आउट ऑफ 28 मिलियन ओनली 4 मिलियन कैन वोट, यानी टोटल 28 मिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 मिलियन पीपल्स को वोट देने का अधिकार था। और ये 4 मिलियन कौन है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं ये 4 मिलियन पीपल लोग वोटिंग कैसे करते थे। ये 4 मिलियन पीपल 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे और एक जज चुनते थे, और ये 50,000 इलेक्टर्स मिलकर के 745 मेंबर्स चुनते थे जो नेशनल असेंबली के होते थे। और इनका काम यह होता था, ये 745 मेंबर्स का ये किंग के ऊपर और मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल करते थे, यानी किंग या मिनिस्टर अपने मन मर्जी से कुछ भी ना करे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ फ्रांस में डिसाइड करना होता था तो इन लोगों के पास पावर तो था, लेकिन फिर भी बिना किंग के परमिशन से कोई भी चीज़ पास नहीं हो पाता था। क्यों? किंग के पास अभी भी वीटो पावर था। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव सिटीजन जानते हैं किसे कहते हैं? पर्सन हु इज मेल विद 25 प्लस एज एंड पे टैक्सेस ऑफ 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज वेर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन। यानी एक्टिव सिटीजन उसको कहा जाता था जो मेल हो और उसका एज 25 प्लस हो और अपने वेज का 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज गवर्नमेंट को पे करता हो, उसे एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। और पैसिव सिटीजन ठीक उसके उल्टा, यानी किसी भी फीमेल को पैसिव सिटीजन कहा जाता था, या फिर कोई भी लोग जिसका एज 25 ईयर्स से कम हो वो भी पैसिव सिटीजन है, या फिर जो गवर्नमेंट को टैक्स ना देता हो वो भी पैसिव सिटीजन कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यही वो 4 मिलियन लोग थे एक्टिव सिटीजन जिन्हें वोट देने का फ्रांस में सिर्फ अधिकार था। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, यानी फ्रांस के लोगों को किस चीज़ का अधिकार था, यानी क्या क्या अधिकार उनको मिला था। सबसे पहला उन लोगों का राइट जो था, राइट टू स्पीच, नेक्स्ट राइट टू लाइफ एंड थर्ड राइट टू इक्वलिटी। यानी हर फ्रांस के लोगों को अब अपने हिसाब से कुछ भी बोलने का, स्पीच देने का अधिकार था, उनको लाइफ अपने हिसाब से जीने का अधिकार था। राइट टू इक्वलिटी, यानी सबको अब समान अधिकार मिलेगा फ्रांस में। और ये सारे राइट्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये देखने का जिम्मेदारी था गवर्नमेंट का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।